हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरियस इंस्टीट्यूट शाहपुर। आज के इस वीडियो में ऑफिशियल वेबसाइट हिंदी क्लास 10 के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन है। इसमें 100 ऑब्जेक्टिव्स हैं। सभी का आंसर तथा एक्सप्लेनेशन अभी मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ। आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा और यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यदि यह वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हमारा पहला क्वेश्चन है, उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव अंबेडकर किस देश में गए थे? उच्च शिक्षा पाने के लिए भीमराव अंबेडकर किस देश में गए थे? तो इसका जवाब होगा, देखिए यहाँ पे दो जवाब होगा, एक इंग्लैंड भी सही है, एक यहाँ पर इंग्लैंड भी सही है और अमेरिका भी सही है। तो इसलिए इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ कि भीमराव अंबेडकर उच्च शिक्षा के लिए सबसे पहले न्यूयॉर्क, जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा और प्रमुख नगर है, तो न्यूयॉर्क गए थे, जो कि अमेरिका का शहर है। तो इस सेंस में तो अमेरिका हो जाएगा। और फिर वहाँ से लंदन, जो कि इंग्लैंड की राजधानी है, वहाँ चले गए। तो सबसे पहले अमेरिका गए थे, फिर वहाँ से इंग्लैंड गए थे। तो दोनों आंसर सही है। लेकिन जब दोनों आंसर दे दिया है तो पहले आंसर की प्रायिकता ज़्यादा होती है, अतः पहला का आंसर होगा ए, इंग्लैंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, जाति पाति तोड़क मंडल का वार्षिक सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो इसका जवाब होगा बी, 1936 ईस्वी में हुआ था। दूसरा का आंसर होगा बी। इसके बारे में और आपको बतला दे रहे हैं कि यह जो सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था? लाहौर में, इसको भी याद रखिएगा। फिर अंबेडकर साहब का जन्म कब हुआ था? ये भी याद रखिएगा, 14 अप्रैल 1891 को हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था। और कैसे परिवार में हुआ था? दलित परिवार में हुआ था। और ये भी याद रखिएगा कि उनका निधन कब हुआ था? दिसंबर में 1956 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? दिल्ली में। तो एक प्रश्न से जुड़े हुए विभिन्न प्रश्नों को भी यदि आप याद करिएगा तब जाकर बोर्ड एग्जाम में सभी प्रश्नों का अच्छी तरह जवाब दे पाइएगा। 100 क्वेश्चंस में से 50 क्वेश्चन आपको सटीक चुनना इजी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था? तो इसका बताइए क्या जवाब होगा? सी होगा मदन। मदन जो था वह पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। तो यह ध्यान दीजिएगा कि यह प्रश्न किस पाठ से लिया गया है? विष के दांत, जो क्या है? कहानी है। और ये भी आ सकता है एग्जाम में, विष के दांत कहानी के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, नलिन विलोचन शर्मा। तो ऐसे ही हर प्रश्न से जुड़े हुए इर्द गिर्द प्रश्नों को भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत से हम क्या सीखें शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है? यानी ये जो पाठ है वो कविता है कि नाटक है कि रेखा चित्र है कि भाषण है? तो इसका जवाब होगा डी, भाषण है। और भी याद रखिएगा इसमें इससे जुड़ा हुआ प्रश्न कि इस भाषण को देने वाले कौन थे? मैक्स मूलर थे। और इस भाषण का भाषांतरण किसने किया है? तो डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया है। इन दोनों प्रश्नों को भी याद रखिएगा कि इस भाषण को देने वाले मैक्स मूलर हैं और इस भाषण का भाषांतरण डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी के द्वारा किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, चारु चंद्र लेख नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है? तो आप बताइए इसका जवाब क्या होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। पांचवा का जवाब होगा ए। चलिए, तो आपके पाठ्य पुस्तक में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ का नाम क्या है? ये भी सवाल पूछ सकता है। तो इसका जवाब होगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। इस पाठ को लिखने वाले कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, लेखक गुणाकर मूले की शिक्षा की भाषा क्या थी? तो इसका जवाब होगा, 6 का जवाब होगा बी, मराठी भाषा थी। चलिए इनसे जुड़े हुए एक और प्रश्न को ध्यान में रखा जाए कि गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था? तो 1935 में, 1935 में। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। निधन कब हुआ था? तो 2009 ईस्वी में हुआ था।
और गुणाकर मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी? मराठी। ये तीनों चारों सवाल को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, हमारे पड़ोसी देश नेपाल की नेपाली व नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? तो सातवां का आंसर होगा बी, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से जैन गणितज्ञ कौन है? तो जैन गणितज्ञ कौन है? इसका जवाब होगा महावीराचार्य। आठवां का जवाब होगा सी। और भी ध्यान दीजिएगा कि ये जो महावीराचार्य हैं उन्होंने गणित सार संग्रह की रचना की थी। यहाँ से भी सवाल पूछ सकता है कि महावीराचार्य के द्वारा किस संग्रह की रचना की गई थी? तो गणित सार की, या गणित सार संग्रह किसकी रचना है? महावीराचार्य की। क्वेश्चन नंबर 9, बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो 9 का आंसर होगा डी, अमरकांत। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से कराता था? यानी बहादुर जो कहानी है उसमें कौन ऐसा व्यक्ति है जो प्रतिदिन अपने शरीर की मालिश बहादुर से करवाया करता था? तो 10वां का आंसर होगा डी, किशोर। इसके बारे में थोड़ा और आप लोगों को बता दे रहे हैं कि किशोर जो था वह काफ़ी शान शौकत और रोब दाब वाला लड़का था और वह बहादुर को अपने कड़े अनुशासन में रखने की आवश्यकता महसूस कर ली थी। किशोर, फलतः उसने अपने सभी काम बहादुर को सौंप दिए थे। सवेरे उसके जूतों में पॉलिश लगना चाहिए। कॉलेज जाने से ठीक पहले साइकिल की सफाई जरूरी था। रोज ही उसके कपड़ों की धुलाई और इस्त्री भी की जाती थी। यानी कहने का अर्थ कि शानो शौकत वाला था लड़का कौन? किशोर। और इस प्रकार वह पूरा रोब जमाता था किस पर? बहादुर पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, 11 रुपए साड़ी के खूंट से निकालकर यहीं चारपाई पर रखे, पर वे मिल नहीं रहे हैं, यह किसने कहा? तो यह किसने कहा था? रिश्तेदार की पत्नी ने। तो 11 का आंसर होगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, लेखक रामविलास शर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 12 का जवाब होगा सी, 1912 ईस्वी में। और भी याद रखिएगा कि 1912 में तो जन्म हुआ था। डेट कौन सा था? 10 अक्टूबर। तो आप याद रखिएगा 10 अक्टूबर 1912 में हुआ था। गांव कौन सा था? उन्नाव। और कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश है। ये सब याद रखिएगा। 10 अक्टूबर 1912 को उन्नाव उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, जो साहित्य दूसरों की नकल करके लिखा जाए वह अधम कोटि का होता है और सांस्कृतिक असमर्थता का सूचक होता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो 13 का जवाब होगा सी, परंपरा का मूल्यांकन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पाठ है, तैयारी कर लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14, कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था? तो कितने साल की उम्र में मिला था? 27 साल की उम्र में मिला था। यानी 14 का आंसर होगा डी, 27 साल। इसको याद रखिएगा, 27 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 15, बिरजू महाराज कानपुर कितने साल रहे थे? तो कितने साल रहे थे? 2 ढाई साल रहे थे। बिरजू महाराज कानपुर कितने साल रहे थे? 2 ढाई साल। बिरजू महाराज के बारे में थोड़ा और आपको जानकारी दे देते हैं ताकि आपका ऑब्जेक्टिव और क्लियर होगा। बिरजू महाराज का जन्म एक सफरीन अस्पताल है, जफरीन अस्पताल का नाम क्या है? जफरीन। तो जफरीन अस्पताल में 4 फरवरी 1938 को हुआ था। दिन कौन सा था? शुक्रवार। और टाइम क्या था? सुबह 8 बजे थे। और एक और ख़ास बात थी कि वह जो दिन था वो बसंत पंचमी का दिन था। जिस दिन हम लोग सरस्वती पूजा मनाते हैं उसी दिन 8 बजे सुबह में शुक्रवार को 4 फरवरी 1938 को जफरीन नामक हॉस्पिटल में बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। पूरा डिटेल से आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, आविन्यो शीर्षक पाठ में फ्रेंच शासकों ने किनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनाया था? तो इसका जवाब होगा सी, पोप की। 16 का जवाब होगा सी। चलिए यहाँ से एक और सवाल पूछा जा सकता है कि आविन्यो पाठ के लेखक कौन है? तो आप बता दीजिएगा। आविन्यो पाठ के लेखक अशोक वाजपेयी हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 17, रोन नदी कहाँ है? तो रोन नदी कहाँ है? दक्षिण फ्रांस में। 17 का आंसर होगा डी, दक्षिण फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 18, दीवार में एक खिड़की रहती थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है? तो 18 का जवाब होगा ए, विनोद कुमार शुक्ल। 19, मछली शीर्षक कहानी में लेखक की माँ क्या कर रही थी? तो मछली शीर्षक कहानी में लेखक की माँ क्या कर रही थी? मसाला पीस रही थी। 19 का आंसर होगा ए। एक और सवाल, मछली शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो आप कह दीजिएगा विनोद कुमार शुक्ल हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सरपट शब्द का अर्थ क्या है? तो सरपट, जैसे वह सरपट भागा यानी वह तेजी से भागा, तो 20 का जवाब होगा बी। क्वेश्चन नंबर 21, यतीन्द्र मिश्र ने स्पीक मैके विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए रूपंकर कलाओं पर केंद्रित किस पत्रिका का संपादन किया है? तो इसका जवाब होगा थाती। ये परिचय में दिया हुआ है, यतीन्द्र मिश्र के परिचय में, आप वहां से इसका जवाब देख लीजिएगा, कंफर्म हो जाएगा। थाती इसका जवाब होगा 21 का। क्वेश्चन नंबर 22, अमीरुद्दीन जिनका नाम था बिस्मिल्लाह खां का ननिहाल कहाँ है? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अमीरुद्दीन गलत लिखा है, सही होना चाहिए कमरुद्दीन। अमीरुद्दीन क्या है? गलत है, कमरुद्दीन होना चाहिए। तो कमरुद्दीन, जिसका जो बिस्मिल्लाह खां नाम से मशहूर हैं, उनका ननिहाल कहाँ है? तो इसका जवाब होगा डी, काशी में है। क्वेश्चन नंबर 23, बिस्मिल्लाह खान यानी कमरुद्दीन फिल्म देखने के लिए किनसे 6 पैसे लेते थे? तो इसका जवाब होगा डी, उपयुक्त सभी से, यानी मामू से 2 पैसे, मौसी से 2 पैसे और नानी से 2 पैसे, तीनों से मिलाकर 6 पैसे हो गए और फिल्म देखने चले जाते थे। तो इसका जवाब होगा डी। क्वेश्चन नंबर 24, हरिजन नामक ऐतिहासिक पत्र के रचनाकार का नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 24 का जवाब होगा ए, महात्मा गांधी। हरिजन नामक ऐतिहासिक पत्र लिखे हैं। यहाँ एक और नाम याद रखिएगा आप, एक तो हुआ हरिजन ऐतिहासिक पत्र, एक और ऐतिहासिक पत्र है जो महात्मा गांधी द्वारा रचित है और उसका नाम है यंग इंडिया। तो हो सकता है एग्जाम में हरिजन की जगह यंग इंडिया दे दे, तो आपको हर तरह से रेडी रहना है। क्वेश्चन नंबर 25, महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी? ये तो इजी सवाल है। तो किस वर्ष हुई थी उनकी हत्या? 1948 में। पूरा डिटेल से याद रखिएगा कि 1948 तो ईस्वी हुई, डेट कौन सी थी? 30 जनवरी 1948 में। कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में। और मारने वाला कौन था? एक फैनेटिक था, नाथूराम गोडसे। तो वही उनकी हत्या कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 26, सेन साहब के कितनी लड़कियां थी? तो सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 5। 26 का जवाब होगा सी। और कितने लड़के थे? एक लड़का, यानी एक लड़का और 5 लड़कियां। क्वेश्चन नंबर 27, दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पालियम ताम्रपत्र मिले हैं? तो 27 का जवाब होगा बी, राजा रत्नसेन के। 28, बेतमा दान पत्र किस वर्ष का है? तो 28 का जवाब होगा ए, 1020 ईस्वी का है। चलिए अब ग्रामर यहाँ से है। थ का उच्चारण स्थान क्या है? तो आप लोग को हम हिंदी व्याकरण में लिखवाए हैं पूरा डिटेल से। क वर्ग कंठ, च वर्ग तालु, ट वर्ग मूर्धा, त वर्ग दंत और प वर्ग ओष्ठ। तो त थ द, त वर्ग दंत। तो इसीलिए 29 का जवाब होगा बी, दंत। 30, व्यंजन वर्णों की कितनी श्रेणियां हैं? श्रेणी पूछ रहा है, कुल व्यंजन वर्ण नहीं पूछ रहा है। तो कितनी श्रेणियां हैं? 3। कौन कौन? स्पर्श व्यंजन वर्ण, अंतस्थ व्यंजन वर्ण और उष्म व्यंजन वर्ण। चलिए तो अंतस्थ में कितने आते हैं? 25। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, हर एक वर्ग में 5 होता है, तो 5 25 25 स्पर्श व्यंजन वर्ण हुए। अंतस्थ वर्ण में 4 आएंगे, य र ल व। उष्म व्यंजन वर्ण में भी 4 हैं, तलाभ्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह। और छत्रज्ञ क्या है? तो संयुक्ताक्षर है। तो इसीलिए कितनी श्रेणियां हैं? 3। क्वेश्चन नंबर 31, जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे क्या कहते हैं? प्लूत कहते हैं। इसका उदाहरण क्या होता है? ओम। ओम किसका उदाहरण है? प्लूत का, उसके उच्चारण में तिगुना समय लगता है।
क्वेश्चन नंबर 32, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 5 है। 32 का आंसर होगा सी, 5 है। कौन कौन 5 है? अंग, य, अण, न, म अनुनासिक है, इनका उच्चारण नाक से होता है। क्वेश्चन नंबर 33, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के मुख्यतः कितने भेद हैं? 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और स्वर संधि के कितने भेद हो जाते हैं? 5, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। तो 33 का आंसर क्या होगा? बी, 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, दुष्कर शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो दुष्कर का संधि विच्छेद क्या है? 34 का आंसर होगा सी। आप लोग को विसर्ग संधि में पढ़ाया गया है, वहां से डिटेल से देख लीजिएगा। दुह जोड़कर यहाँ विसर्ग हटकर मूर्धन्य स हुआ है। अगला 35, य, र, ल, व कौन व्यंजन कहलाते हैं? आ ही गया, थोड़ी देर पहले आप लोग को ये बतलाया गया है। य, र, ल, व कौन सा व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन वर्ण है। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? तो छात्र, देखने से ये गलत लग रहा है, ये शुद्ध नहीं है। कालिदास में हरस्व ई होता है, ये भी गलत है। घनिष्ठ है और एक उपरोक्त है, तो उपरोक्त भी गलती होता है। उपरोक्त में इस टाइप का त लिखा जाता है, इस टाइप का लिखा जाता है उपरोक्त में। तो यहाँ इसका सही आंसर क्या होगा? सी, घनिष्ठ। घनिष्ठ होता है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 37, मनुज शब्द में उपसर्ग क्या है? तो मनुज शब्द में कौन सा उपसर्ग है? मन उपसर्ग है। 37 का आंसर होगा सी। 38, निम्न चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन दिया था। प्रश्नवाचक चिन्ह आप लोग पहचानते ही हैं, इसका जवाब होगा ए। क्वेश्चन नंबर 39, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। क्वेश्चन नंबर 40, आर्यावर्त शब्द कौन सी संज्ञा है? तो इसका जवाब होगा सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 41, शब्द की जाति को क्या कहते हैं? तो शब्द की जाति को क्या कहते हैं? सर्वनाम। 41 का आंसर होगा सी, यानी शब्द के बदले में आने वाले, जैसे हम राम कह रहे हैं, राम के लिए वह का प्रयोग होता है, तो वही क्या होता है? सर्वनाम। अगला 42, शक्ति शब्द कौन सा लिंग है? तो शक्ति कौन सा लिंग है? 42 का आंसर होगा, 42 का शक्ति पुल्लिंग। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, शक्ति से एक वाक्य आप बनाइए। यदि आप वाक्य बना लेते हैं तब जाकर आप बढ़िया से उसका लिंग निर्णय ध्यान दे पाएंगे। तो यहाँ पहले आपको वाक्य बनाना है कि शक्ति से हम वाक्य ऐसा बनाएं कि क्लियर हो जाए कि वह कौन सी लिंग है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। तो इसको हम बतला रहे हैं वाक्य बनाकर आप लोगों को। आप लोग एक प्रार्थना सुने होंगे, इतनी शक्ति हमें देना दाता। तो इतनी शक्ति, तो शक्ति क्या है? स्त्रीलिंग है। तो वाक्य बनाकर यदि आप लिंग निर्णय करिएगा तो आपको ज़्यादा दिन तक याद भी रहेगा, भूलिएगा भी नहीं। तो शक्ति क्या है? स्त्रीलिंग है। तो 42 का आंसर क्या होगा? ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, जिस विकारी शब्द से एक पदार्थ या एक व्यक्ति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो 43 का आंसर होगा बी, एक वचन। एक पदार्थ या एक व्यक्ति का बोध कराने वाला क्या कहलाएगा? एक वचन। 44, कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के कितने भेद होते हैं? 8 होते हैं। 8 का नाम याद रखिएगा, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और अंत में होता है संबोधन कारक। चलिए 45 है, को के लिए किस विभक्ति की, किस कारक की विभक्ति है? तो कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा और संप्रदान को के लिए। तो 45 का आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 46, शिकारी ने बाघ को मारा या शिकारी ने बाघ मारा। तो शिकारी ने बाघ मारा, तो बाघ को मारने वाला कौन है? शिकारी। यहाँ कर्ता का बोध हो रहा है, तो 46 का आंसर होगा सी, कर्ता कारक। चलिए 47, वह जो न करे सो थोड़ा किस सर्वनाम का उदाहरण है?
तो जो, सो ये सब क्या बतलाता है? संबंध बतलाता है। प्रश्न तो है नहीं, नीच से तो अपना का बोध होता है, निश्चय भी नहीं है। यहाँ क्या होगा? संबंधवाचक सर्वनाम। 48, ऐसा आदमी किस विशेषण का उदाहरण है? तो यहाँ आदमी क्या है? संज्ञा है, और संज्ञा के पहले ऐसा क्या है? सर्वनाम है। तो संज्ञा के पहले सर्वनाम आ जाता है तो उसे कौन सा नाम दिया गया है? सार्वनामिक विशेषण। तो इसका जवाब क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 49, धार्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो धार्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इक प्रत्यय है। यहाँ देखिएगा ह्रस्व ई, मी में ह्रस्व ई लगा है और क है, तो धार्मिक में कौन सा प्रत्यय है? इक। क्वेश्चन नंबर 50, जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करने के लिए प्रेरित करता हो, किसी दूसरे को, तो उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? तो उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? प्रेरणार्थक। जैसे मैंने बाल कटवाया, मैंने पुत्र से पुस्तक मंगवाई, शिक्षक ने छात्रों से पुस्तक पढ़वाई, तो ये सब क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 51, मैं घड़ा भरता हूँ, किस क्रिया का उदाहरण है? तो इसका जवाब होगा सकर्मक क्रिया, क्योंकि मैं क्या हुआ? कर्ता, भरना क्या हुआ? क्रिया, और किसको भरता हूँ? घड़ा को, तो घड़ा क्या हुआ? कर्म, अतः ये कौन सी क्रिया है? सकर्मक। जैसे मैं आम खाता हूँ, तो खाना क्या है? क्रिया, और आम क्या है? ऑब्जेक्ट। तो वैसे ही मैं भरता हूँ, किसको भरता हूँ? घड़ा को, तो वो हुआ कर्म। मैं, इसका अर्थ हुआ कि वाक्य में कर्म दिया है, अतः यह कौन सी क्रिया का उदाहरण है? सकर्मक। क्वेश्चन नंबर 52, भूत शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो भूत में कौन सा प्रत्यय है? 52 का आंसर होगा डी, कत प्रत्यय है। 53, अन्याय शब्द का विशेषण क्या होगा? तो अन्याय शब्द का विशेषण क्या होगा? अन्यायी होगा। 54, अब यहाँ से कविता का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। जो पद्य 12 गो है, वे पद्य से यहाँ पे सवाल दिए गए हैं, ध्यान से सुनिएगा। बाहरी वेशभूषा, पूजा पाठ और कर्म कांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर बल गुरु नानक के किस पद में दिया गया है? तो 54 का जवाब होगा, किस पद में उन्होंने जवाब दिया है? या पूजा पाठ और कर्म कांड के स्थान पर हृदय से भक्ति पर बल दिया है। तो गुरु नानक ने किस पद में दिया है? प्रथम पद में, कि द्वितीय पद में, कि तृतीय पद में, कि इनमें से कोई नहीं? तो तृतीय पद तो था ही नहीं, ये तो जवाब होगा ही नहीं। तो 54 का जवाब होगा ए, प्रथम पद में। थोड़ा और इसके बारे में ध्यान दीजिएगा, आप लोग को बतला रहे हैं कि प्रथम पद में तो आप देख ही लिए कि पूजा पाठ, कर्म कांड, बाहरी वेशभूषा, इस समय में विश्वास नहीं करते थे। वे कहते थे कि आप सरल सच्चे हृदय से राम का नाम स्मरण कीजिए, वही काफ़ी है। ये तो प्रथम पद हुआ। और द्वितीय पद में क्या है, ये भी आपको बता रहे कि द्वितीय पद में सुख दुख में एक समान रहने के लिए शिक्षा दी गई है। ये नहीं कि सुख में ज़्यादा उतावला होना चाहिए, दुख में ज़्यादा घबराना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सुख और दुख दोनों परिस्थितियों में अपने आप को एक समान रखना चाहिए, और इसके बारे में द्वितीय पद में बतलाया गया है। क्वेश्चन नंबर 55, आशा दीवार किसकी रचना है? तो इसका जवाब होगा डी, गुरु नानक की रचना है। क्वेश्चन नंबर 56, शिखा शब्द का अर्थ क्या होता है? तो शिखा मतलब क्या होता है? चोटी होता है। क्वेश्चन नंबर 57, प्रेम ऐनी श्री राधिका शीर्षक दोहे के रचनाकार कौन है? तो कौन है? रसखान है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से किस कवि की सवैया और घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है? तो किसकी सवैया और घनाक्षरी? तो 58 का आंसर होगा सी। बहुत लोग इसका जवाब प्रेम घन सोचते हैं, लेकिन प्रेम घन नहीं होगा, ये क्या होगा? घनानंद होगा। इनका सवैया और घनाक्षरी दोनों ही बहुत प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 59, प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबानदानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। कवि घनानंद के बारे में यह बात किसने कहा है? तो 59 का आंसर होगा बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। 60, कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुंचाना चाहते हैं? तो कहाँ पहुंचाना चाहते हैं? सुजान के आंगन में। पढ़ाते समय आप लोगों को बतलाया गया था कि सुजान एक नर्तकी थी, और इसी सुजान से घनानंद प्रेम करते थे। बाद में जब उससे विराग हुआ, संबंध विच्छेद हुआ, तो वे वहाँ से वृंदावन चले गए और भक्ति में लग गए। क्वेश्चन नंबर 61,
कौन कवि काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे? तो कौन? बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। 62, स्वर्ण धूलि शीर्षक काव्य किस कवि की रचना है? तो इसका जवाब होगा सुमित्रा नंदन पंत, डी। क्वेश्चन नंबर 63, आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किसकी रचना है? तो इसका जवाब होगा कुंवर नारायण की है। क्वेश्चन नंबर 64, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से संकलित है? तो उत्तर होगा सी, जनतंत्र का जन्म। और ये भी याद रखिएगा, जनतंत्र का जन्म जो कविता है उसके कवि कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 65, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की कविता निम्न में से कौन है? तो इसका जवाब होगा डी, हिरोशिमा है। क्वेश्चन नंबर 66, हिरोशिमा शीर्षक कविता में जली हुई छाया, यहाँ छाया लाश का प्रतीक है, किसकी साक्षी है? तो किसकी साक्षी है? 66 का आंसर होगा ए, मानव की साक्षी है। क्वेश्चन नंबर 67, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौकन्ना रहता था? तो इसका जवाब होगा बी, वृक्ष, वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष। कुंवर नारायण बताए हैं। ये एक वृक्ष की हत्या कविता के कवि कौन है? कुंवर नारायण, इसको भी याद रखिएगा। तो 67 का जवाब होगा बी। अगला 68, कवि वीरेन डंगवाल का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो कवि वीरेन डंगवाल का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इसका जवाब होगा 1947 में। लेकिन डिटेल से आप याद रखिएगा, इसको हम बतला दे रहे हैं 68 के बारे में थोड़ा और, कि इनका जन्म 1947 में तो हुआ था, लेकिन डेट कौन सा था? 5 अगस्त। और कहाँ हुआ था? टिहरी गढ़वाल, उत्तरांचल में। तो आप ऐसे याद रखिएगा, कुंवर नारायण वीरेन डंगवाल का जन्म 5 अगस्त 1947 को टिहरी गढ़वाल, जो कि उत्तरांचल में पड़ता है, वहीं पर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 69, ध्यान दीजिए। हमारी नींद शीर्षक कविता में किसने बीज की फूली हुई छत को भीतर से धकेलना शुरू किया? तो इसका जवाब होगा सी, अंकुर ने। 69 का जवाब होगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 70, किस काव्य संग्रह पर वीरेन डंगवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो 70 का जवाब होगा डी, दुष्चक्र में सृष्टा। थोड़ा और इसके बारे में याद रखिएगा कि दुष्चक्र में सृष्टा, इस पर तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और एक और है कृति जिसका नाम है इसी दुनिया में, इस पर उनको रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार मिला था। तो आप दोनों याद रखिएगा, दुष्चक्र में सृष्टा पर साहित्य अकादमी पुरस्कार और इसी दुनिया में इस कृति पर रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 71, स्त्रीत्व का मानचित्र नामक आलोचना किसकी रचना है? तो 71 का आंसर होगा डी, अनामिका की रचना है। अगला क्वेश्चन नंबर 72, कवित्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जवाब होगा बिहार में हुआ था। थोड़ा डिटेल से जानिए इनके बारे में कि कवित्री जो अनामिका है उनका जन्म, ये तो आप जान गए बिहार में हुआ था। बिहार के कहाँ हुआ था? मुजफ्फरपुर में हुआ था। और आप ईस्वी भी याद रखिए, 17 अगस्त 1961 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 73, लेखक श्रीनिवास को साहित्य अकादमी ने किस वर्ष पुरस्कृत किया था? तो इसका जवाब होगा सी, सन 1968 ईस्वी में। एक और क्वेश्चन आप याद रखिएगा, लेखक श्रीनिवास द्वारा रचित पाठ का नाम क्या है? तो दही वाली मंगमा, जो वर्णिका में है, आप उसको भी पढ़ लीजिएगा। वर्णिका में 5 पाठ हैं, उन पांचों पाठों को भी पढ़िएगा, उससे भी सवाल दिए गए हैं, आगे आप लोग को बतलाया जाएगा। आ ही गया क्वेश्चन नंबर 74, देखिए। दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी का अनुवाद किसने किया है? तो इसका जवाब होगा बी, आर नारायण ने। 75, ढाते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो इसका जवाब होगा सातकोड़ी होता। अगला, पिछले कई दिनों से लगातार बारिश होते देख लक्ष्मी को क्या लग रहा था?
तो लक्ष्मी को क्या लग रहा था कि इस साल भी बाढ़ आएगी, तो 76 का आंसर होगा सी। अगला 77, जन्म से पागल और गूंगी कौन थी? तो जन्म से ही पागल और गूंगी कौन थी? मंगू थी। 78 नंबर सवाल, मंगू के अलावा माँ को और कितनी संतानें थी? तो मंगू के अलावा माँ को और कितनी संतानें थी? 3। कौन कौन? 2 पुत्र थे और 1 पुत्री थी। चलिए 79, नगर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? ये भी वर्णिका से लिया हुआ क्वेश्चन है। तो नगर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? सुजाता। ए आंसर होगा 79 का। अगला 80, वल्लीयम्मा की बेटी का नाम क्या था? तो वल्लीयम्मा की बेटी का नाम था पापाती। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 81, ये गौर से देखिएगा। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है? ए, खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया। बी, तुम्हें मेरी प्रतीक्षा देखनी चाहिए। तो ये गलत है, तुम्हें मेरी प्रतीक्षा करनी चाहिए। यहाँ आप अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। तो यह भी गलत है, यहाँ आप अपने हस्ताक्षर बना दीजिए, ऐसे होता है। और अगला है, इस चिट्ठी में जो भी कहा है झूठ है। तो कहा नहीं होगा, इस चिट्ठी में जो भी लिखा है होगा। तो इसका सही आंसर होगा ए, 81 का ए। खबर सुनकर मैं विस्मय, विस्मय मतलब आश्चर्यचकित हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 82, दुख शब्द का पर्यायवाची क्या है? दुख का पर्यायवाची क्या होगा? पीड़ा। तो 82 का आंसर होगा डी। 83, आकाश का विलोम क्या होता है? पाताल होता है। तो 83 का आंसर होगा ए। 84 नंबर क्वेश्चन, जिसके माता पिता न हो उसके लिए एक शब्द क्या है? उसको एक शब्द में क्या कह सकते हैं? तो 84 का आंसर होगा बी, अनाथ कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, दूध का दूध पानी का पानी लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ये तो बहुत प्रचलित लोकोक्ति है। तो 85 का आंसर होगा सी, सही न्याय करना। दूध का दूध पानी का पानी करना मतलब सही न्याय करना। 86, सेना नायक शब्द कौन सा समास है? तो 86 का आंसर होगा डी, तत्पुरुष समास है। कैसे? इसका विग्रह करिए। सेना नायक, इट मीन्स सेना का नायक। तो जिसमें विभक्ति के चिन्ह, कारक के चिन्ह लगने लगते हैं, वो कौन सा समास होता है? तत्पुरुष। द्विगु तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो संख्या सूचक होता है। द्वंद्व भी नहीं होगा, ये और का अर्थ लाता है। यहाँ पर हाइफन भी लगा रहना चाहिए था। अव्ययी भाव भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें शुरू में अव्यय रहता है, सेना अव्यय नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा? तत्पुरुष। 87, आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आंखें खुलना यानी तुम्हारी बातें सुनकर मेरी आंखें खुल गई, ऐसे हम लोग बोलते हैं। तो आंखें खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका जवाब होगा ए, सजग होना। वह कल घर आएगा, अभी आया नहीं है, कल घर आएगा, किस काल का उदाहरण है? तो भविष्यत काल का उदाहरण है। 88 का ए। 89, पगड़ी शब्द क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पगड़ी तत्सम तद्भव देशज विदेशज। तो 89 का आंसर होगा बी, देशज, अपने देश का शब्द है। पगड़ी, खिचड़ी, ये सब ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 90, पर्वत शब्द का विशेषण क्या होगा? तो पर्वत का विशेषण क्या होगा? पर्वतीय। हम लोग पर्वतीय राज्य बोलते हैं। जैसे सिक्किम जो है वो क्या है? पर्वत राज्य नहीं बोलते हैं, पर्वतीय राज्य। तो पर्वत का विशेषण क्या होगा? पर्वतीय। क्वेश्चन नंबर 91, पुत्रवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो पुत्रवान का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? पुत्रवती। डी होगा। 92 नंबर, उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये भी संधि विच्छेद पढ़ाया गया है। उत जोड़ लास। 92 का आंसर होगा सी। 93, रात को पहरा देने वाला कौन पदबंध है? तो इसका जवाब होगा संज्ञा। क्यों? यहां से इसका मिलता है आंसर। रात, रात क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम नहीं है, क्रिया नहीं है, विशेषण नहीं है। रात क्या है? संज्ञा। तो संज्ञा पदबंध। अगर यहाँ पर विशेषण रहता तो विशेषण पदबंध। तो यहाँ रात संज्ञा की वजह से यहाँ पर आंसर क्या होगा? संज्ञा पदबंध। क्वेश्चन नंबर 94, परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे किस वाक्य का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा सरल वाक्य है। 3 वाक्य होते हैं, सरल, मिश्र और संयुक्त। तो संयुक्त तो किंतु, परंतु और इससे जुटा रहता है, और मिश्र वाक्य एक दूसरे पर आश्रित रहता है। जैसे कि कहना है कि मैं जानता हूं कि तुम सफल हो जाओगे, तो ये वाक्य हो जाएगा मिश्र का। और संयुक्त का क्या होगा? कि जैसे मैं घर आया
और मेरा भाई गया। तो ये संयुक्त का होगा। यहाँ वैसी कोई बात नहीं है, केवल सिंपल एक सेंटेंस यहाँ दिया हुआ है, तो इसीलिए ये क्या होगा, सरल वाक्य। 95, कांटा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो कांटा का विशेषण क्या होगा, कंटीला होगा। 96 नंबर, सजावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। सजावट में कौन सा प्रत्यय है? तो सजावट में कौन सा प्रत्यय है, आवट। 96 का आंसर होगा सी। चलिए 97 नंबर, सुसंगति शब्द का विलोम क्या होगा? तो सुसंगति का विलोम होता है कुसंगति। सुसंगति मतलब अच्छे लोगों की दोस्ती, और कुसंगति मतलब खराब लोगों की दोस्ती। 98, महात्मा शब्द में कौन सा समास है? तो द्विगु फिर नहीं होगा क्योंकि संख्या नहीं है। बहुब्रीहि नहीं होगा क्योंकि कोई विशेष अर्थ नहीं ला रहा है। द्वंद्व नहीं होगा क्योंकि दोनों पद प्रधान नहीं है। तो क्या होगा, कर्मधारय। कर्मधारय समास का क्या है परिभाषा? जिसमें विशेषण विशेष्य, उपमा उपमेय का समावेश हो। तो महान है आत्मा, यानी आत्मा की विशेषता बतलाई जा रही है, तो इसीलिए कौन सा समास होगा, कर्मधारय। और चलिए 99 नंबर क्वेश्चन है, उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उद्गम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 99 का आंसर होगा बी, उत जोड़ गम। और लास्ट क्वेश्चन है 100, भ का उच्चारण स्थान क्या है? तो आप लोग को उस समय ही बतलाए थे, एक और सवाल पहले आया था वहीं पर बता दिए थे कि क वर्ग कंठ, च वर्ग तालु, ट वर्ग मूर्धा, त वर्ग दंत और प वर्ग ओष्ठ। तो प फ ब भ ओष्ठ से इसका उच्चारण हो रहा है, तो 100 का आंसर होगा सी। इस प्रकार गाइज यहाँ पर 100 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप लोगों को दे दिया गया है। मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो के द्वारा आप बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब जान गए। तो यदि आपको ये वीडियो वाकई अच्छी लगी है तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, इसे लाइक करें, शेयर करें, और भी अपने फ्रेंड से कहें कि वे भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि वे लोग भी बहुत सारे ज्ञान को लेंगे और अपनी परीक्षा में अच्छे नंबर लाएंगे। ओके गाइज, सी यू, टेक केयर।